सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि एक होता है मेरा पीवी इक्वल टू एमआरटी और एक होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में समझेंगे। सिमिलरली हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है। यही जो आर है ना, एक आर हो जाता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक आर हो जाता है मेरा आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये कौन सा आर मेरा यूनिवर्सल है, कौन सा आर मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, काफी कंफ्यूजन होता है ना। तो उन सब का जितने भी आप लोग का डाउट बनता है ना, उन सभी को हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं, ताकि फर्दर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड या जो लॉ वगैरह में यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहां पे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि आर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये दोनों बना कैसे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है डियर, अगर मैं बात करता हूं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन में आप लोग पढ़े थे वंडरवाल इक्वेशन, में आपको पढ़ाया हूं वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन में एक हम लोग देखे थे इक्वेशन पीवी इक्वल टू आरटी। क्या देखे थे? पीवी इक्वल टू आरटी। वेल, नंबर ऑफ मोल जब हम लोग एक मान के चले थे, याद होगा आप लोग को, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब एक एन इक्वल टू 1 माने थे, एक मोल के लिए थे, तो वहां पे हम लोग देखे थे पीवी इक्वल टू मेरा आरटी था मेरा, बिल्कुल सर मेरा था। जहां पे पी जो था, P इज नथिंग बट दी प्रेशर, P मेरा क्या था? प्रेशर था। और V क्या था मेरा? V जो था वो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम था। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? मास से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब होगा तो मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा इसका यूनिट। P क्या था? T क्या था? T जो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। और R यहाँ पे क्या होता है? दैट इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्या होता है मेरा? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मेरा हो जाता है। याद रखना, ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है। अब नाउ इसके आ जाओ आप लोग नीचे। जब मैं क्या करता हूं यहां पे, एक सेकेंड, जब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में मास को, तो इधर भी आपका मास मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मास को हम लोग मल्टीप्लाई यहां में मैंने कर दिया। अब क्या बन गया? अब ये बन गया पी एम भी स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू एम आर टी। नाउ आपको तो ये पता ही है कि जो भी होता है कैपिटल भी, ये टोटल वॉल्यूम होता है, और छोटा v में क्या अंतर होता है? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, यानी कि v अपन m ये होता है। v अपन जब कैपिटल, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ये मैं बोल सकता हूं कि ये क्या होता है, जब मैं कैपिटल वॉल्यूम को m से डिवाइड कर देता हूं ना, तब जाके मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे को मिलता है। तब जाके क्या मिलता है? मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा भी देखने को मिलता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे मैं कैपिटल भी चाहता हूं, तो कैपिटल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल वी इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास। क्लियर? तो यहां पे देख सकते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास, यहां पे आप लोग को नजर आ रहा होगा। इस जगह पे अगर आप देखते हो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास है, तो इसको मैं टोटल वॉल्यूम बोल सकता हूं। तो बस यहां पे आ गया पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो यहां से उदय होता है पीवी इक्वल टू एमआरटी का। किसका उदय होता है? पीवी इक्वल टू एमआरटी का। ये बना पहला मेरा इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एमआरटी। अब यहां पे आर चुके हम लोग लेके चले थे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो यहां भी जो आर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये आर रहेगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट रहेगा। बाकी पी इज योर प्रेशर। अब जो वॉल्यूम है वो पहले मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम था, अब ये हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब अब ये कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा बताओ आप लोग? यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पे डिपेंड ये अब कर रहा, क्योंकि इसके अंदर मास में मेरे मल्टीप्लाई कर दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ, इसलिए मीटर क्यूब लेके चला है। एम क्या है? मास है मेरा केजी में, और टी क्या है? टेम्परेचर जो है। अब ये सर पीवी इक्वल टू एमआरटी बेसिकली होता क्या है? तो याद रखना पीवी इक्वल टू जो एमआरटी है ना, ये मोस्ट इन जनरल यूज किया जाने वाला आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्योंकि हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी को भी यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल जो सबसे ज्यादा आइडियल गैस के लिए यूज किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एमआरटी, जहां पे एम मेरा मास होता है, यहाँ पे एन मेरा मोल होता है, तो इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? पहला इक्वेशन क्लियर हो गया, जहां पे आर मेरा क्या है? आर मेरा इंपॉर्टेंट है कि आर मेरा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं, हम लोग को पता है कि देखो, अगर मैं बात करता हूं कि दैट इज योर नंबर ऑफ, ये जो एम में लिख रहा हूं, एम मेरा क्या है? ये जो एम यहाँ पे है ना, मास, ये जो मास है, ये मेरा मास जो है, ये मास इक्वल टू क्या होगा?
तो मास इक्वल टू अगर मैं बोलूंगा n इंटू एम, तो कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर जी n इंटू एम कैसे आया, थोड़ा मेरे को बताइए, तब जाके समझ आएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या है कि ये जो आपका n है ना, दैट इज कॉल्ड योर नंबर ऑफ मोल। क्या बता रहा है ये मेरा? बता रहा है नंबर ऑफ मोल को बता रहा है, कितना नंबर ऑफ मेरा मोल्स है। और m मेरा बता रहा है मोलिकुलर मास को। क्या बता रहा है मेरा? मोलिकुलर मास बता रहा है। तो जब मैं एक मोलिकुल का कितना मोलिकुलर मास है इनटू नंबर ऑफ मोलिकुल कर देता हूं, तो आपको टोटल मास यहां पे नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा टोटल मास। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं दूसरा तरीका में समझाता हूं। मैं यहां पे क्या लिखा हूं ना कि मैंने क्या करा, 10 पेन खरीदा, तो ये 10 नंबर ऑफ पेन है, 10 पेन मैंने खरीदा, और एक पेन का कीमत 5 रुपया था। एक पेन का कॉस्ट कितना था? 5 रुपीज था। तो टोटल मिला के मेरा कितना इन्वेस्ट मैंने किया खरीदने में 10 पेन को? 50 रुपया। तो बात वही है, ये टोटल मास बेसिकली बता रहा टोटल आपका एक्सपेंडिचर, जितना आपने खर्चा रहा, और 10 पेन बता रहा नंबर ऑफ मोल, और एम बता रहा है कि एक पेन का कितना कीमत है, यानी कि एक मोल का कितना मास है। तो एम इक्वल टू एन इंटू एम कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा एम है मास को बता रहा है, और बड़ा एम बता रहा है मोलिकुलर मास को। तो यहां से मैं ये कर सकता हूं कि कैपिटल एम इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम, एम इक्वल टू मैं कर सकता हूं, ये एम आ जाएगा नीचे इसका, या यहाँ पे एन का ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि एन मेरे को कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एन लेके चलूंगा कि ये एन को मैं उठाया अगर, तो ये एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सर ये एम अपॉन एम आ जाएगा। मतलब कि ऊपर में जो ऊपर वाला टोटल मास है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो देखो सेम चीज को यहाँ पे करा गया है, सेम चीज को यहाँ पे कर दिया, वही चीज को यहाँ पे कर दी, एक एक चीज मैंने कहा वो चीज लिख दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप क्या करो, आप निकालना चाहते हो कि 10 पेन का कितना कीमत था, तो आप क्या करोगे, 10 पेन निकालोगे कि 10 पेन इक्वल टू क्या करोगे कि भाई 50 टोटल पैसा लगा है और 5 का लगा है, तो यहां से आप कट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 10 निकल जाएगा। इस तरह से यही इसका वैल्यू आप निकालना चाहते हो, नहीं पता है तो 10 पेन आप निकालना चाहते हो कि 50 रुपया जो मेरा लगा है पैसा, और 5 रुपए एक पेन का था, कितना पेन खरीद सकते हैं, तो अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको। सेम चीज यहाँ पे करा गया है, क्यों करा गया आपको समझना है। यहाँ पे करा इसलिए गया है ना, करा इसलिए गया है कि देखो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोले कि पीवी इक्वल टू एम आर टी, पीवी इक्वल टू एम आर टी मैंने यहाँ पे करा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अभी मैंने कहा कि एम के जगह में क्या लिख सकता हूं, एम इंटू एन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पी भी इक्वल टू, एकदम आराम से समझना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए मैं आपको बेसिक रूट से जा रहा हूं। पी भी इक्वल टू, सर एम के जगह में एन इंटू एम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं एन इंटू मोलिकुलर मास है ये एम, इंटू आर इंटू टी। ये मेरे को पता चल गया, ये मेरे को आया, ये मेरा हमारा एक नया, अच्छा ठीक है, अब समझ रहे हैं यहां से, अब समझना। अब अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अगर ये बोलता हूं कि एम और आर जो है ये वाला, एम और आर जो है ये वाला, ध्यान देना ये दोनों, एम दैट इज कॉल्ड योर मोलिकुलर मास आपका है ना, और आर आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। इन दोनों को मैं लिखता हूं पीवी इक्वल टू एन इंटू आर बार आ जाता है इंटू टी। एम के साथ जब एम मिल जाता ना तो ये आर बार आ जाता। आप बोलेंगे सर ये कहां से आया, जस्ट आपका स्टार्ट हुआ डियर, क्लास आपका केवल 10 मिनट हुआ अभी स्टार्ट हुए, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाता है, आर बार यहां पे आ गया। अब देखो यहां था पीवी इक्वल टू एमआरटी, और मैंने खत्म कहां करा, खत्म करा पीवी इक्वल टू एनआरटी में। अब पहले आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आर बार इक्वल टू आपने लिया है एम इंटू आर, ये कहां से आया। तो मैं आप लोग को एक बार क्लास में बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, वो उसका किसी भी चीज का करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वो वेरी कर सकता है। ये आर जो है ना, आर ये वेरी करता सब गैस के लिए। जैसे मैंने कहा था कि आर अगर आपको निकालना CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर में रहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डिवाइड करते हैं मोलिकुलर मास। याद है जब मैं आप लोगों को बताया था आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो मेरा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ से मिलकर बना था पीवी इक्वल टू एमआरटी, तब मैं आपको समझाया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था। नाउ यहां पे आप लोग को क्या समझाया था कि आर हो सकता है ये आप ऑक्सीजन का निकालो O2 का, तो O2 का भी क्या करेंगे आर बार अपॉन एम, तो मोलिकुलर मास हम लोग ऑक्सीजन का ले लेंगे, यहाँ पे मोलिकुलर मास आप कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेंगे। तो यहीं से आप अगर आर निकालना चाहते हो, आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर इंटू एम आ जाता है, वही आर इंटू एम है। तो कुल मिला के आपका देख सकते हो पीवी इक्वल टू आपका एनआरटी बन गया। तो अब मैं इन सबको अगर हटा देता हूं और मैं बोलता हूं कि अभी आप लोग के पास दो इक्वेशन मिला, पीवी इक्वल टू क्या, एमआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एक में मेरा यहां पे क्या है,
एक मेरे यहाँ पे मास है m, एक में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है। एक चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ, ये जो r मेरा था ये था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, लेकिन अब जो r बार है अब ये r से r बार हो चुका है, और कभी कभी इसको r बार ना बोल के ru कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये बन चुका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पहले था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, अब बन चुका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट रहता है, r बार हमेशा कांस्टेंट देखने को मिलता है, इसका वैल्यू ज्यादा चेंज होता है, आर यू चेंज होता है। आर यू, क्योंकि मैं आपने कहा सॉरी आर यू सॉरी आर चेंज होता है, क्यों, क्योंकि आपने देखा आर बार को डिवाइड जब करते हैं एम से तो आपको आर मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर बार इक्वल टू एम इंटू आर लिए थे। चलो यहां से आप लोग को चीजें जो है समझ में आ गया होगा। यही अगर नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ मोल में एक लेके चलता तो पीवी इक्वल टू आरटी बन जाता। देखो पीवी इक्वल टू आरटी यहां भी है, पीवी इक्वल टू आरटी मेरा यहां भी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। यहां आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहां आर मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था। आर मेरा यहां पे क्या था, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था। बताइए क्या यहां तक जितना मैंने कहा ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। अच्छा कई बारी और एक मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी तक बताया कि पीवी इक्वल टू एक मुझे मिला एमआरटी और एक मिला पीवी इक्वल टू एनआरटी, और मैं अभी तक आपको बता रहा हूं कि एक जगह में आपको आर बार मेंशन है, लेकिन कई बार आपको आर बार नहीं दिया रहेगा, ना आर यू लिया रहेगा ना आर बार दिया रहेगा, तो आप फिर कैसे पता लगोगे कि सर ये जो आर मेरा है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, अगर आप भूल जाओगे तब, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ध्यान रखना जब भी एन रहता ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल रहता ना, वो हमेशा मेरा यूनिवर्सल ही रहेगा, ये मेरा हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। और जब भी एम रहेगा ना, मास का बात करेगा ना, वो कैरेक्टर का बात करेगा। मास बोले तो कैरेक्टर, ये ऐसे दिमाग आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, सर मास का बात कर, द्रव्यमान जो कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसे मास हर चीज में पाया जाता है, मतलब किसी का कैरेक्टर बताता है कि तुम्हारा वजन कितना है। जैसे आप बोलेंगे सर मेरा वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, एम इंटू जी, तो मैं बोलूंगा मेरा वजन है 60 किलो, तो मैं जब चंद्रमा में जाऊंगा तो 60 किलो अगर मेरा वजन है ना, तो क्या हो जाता है 1/6 हो जाता, मतलब मैं केवल 10 केजी मेरा वजन रहेगा कहां पे, चंद्रमा में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ग्रेविटी वेरी कर रहा, मास तो फिक्स रहता है। तो मैं बोलूंगा ना मेरा कितना वजन है, मतलब मेरा जो है करेक्टर है, कितना मैं भारी भरकम वो पता चल रहा किससे, मास से। तो जहां मास रहेगा वहां करेक्टर रहेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है कहां पे, जहां मास रहेगा, भले आर रहे या आर यू। क्योंकि कई बार लिखा गया ना कि पीवी इक्वल टू एन आर बार, आपको नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट दिया रहेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी ही रहेगा। तो आपको पकड़ना जहां एन होगा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। चलिए यहां तक अगर आप लोग चीजें समझ गए होंगे तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। क्या बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं और कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं, और चीजों के बारे में, जैसे कि अब बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो मैंने बात करा उसका कुछ चीजों के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में, इन दोनों के बारे में। यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर, और ये हम लोग इन जनरल जाते हैं आर बार या फिर आर यू, आर बार या फिर आर यू, इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या दोनों हो जाता है मेरा। चलिए देख लेता हूं मैं। देखो जब बात करते हैं ना यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहां से आया सर, यूनिवर्सल वाला एन, एन रहेगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको देखने मिलेगा। अगर मैं आर बार यहां से निकाल लूं, आर बार इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, पीवी अपन एनटी आ जाएगा, एनटी आ जाएगा। अब ये जो आर बार का वैल्यू होता है, अच्छा और एक बात, कई सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर आर बार इक्वल टू जो आप यहाँ पे लिए हैं 3.8.314 है ना, यह आ जाएगा आपका किलो जूल पर आपका किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो सर ये 8.314 ही होता है क्या, क्योंकि ये तो मैं आपको बोल के अभी तक स्टैंडर्ड होता है, फिक्स रहता। बट डियर स्टूडेंट इसको भी जो फिक्स है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिया गया है, कुछ खास प्रेशर में, खास टेम्परेचर में, खास वॉल्यूम में आपको मेजर करा गया। देख सकते हो हमें वेरी क्या कर सकता, तीन चीज, एक तो प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, एक मेरा टेम्परेचर है। ये तीन चीज पे डिपेंड करेगा कि आर का वैल्यू कितना रहेगा। तो इसको भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया जिसको हम लोग बोलते हैं 8.314, बार बार बोलते हैं ना किलो जूल पे, और केवल जूल में लेता है तो 8314 बोलते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो कितना लिया गया, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको इसलिए बताया जा रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये 8.314 क्यों लेते हैं, क्या ये चेंज नहीं हो सकता, कुछ बुक में कुछ और रहता है, तो हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मान के चला जाता है इसलिए ये लिया जाता है। तो देखो वी गेट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर बार, वही कहा गया है एट द सम फिक्स्ड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे कि कितना कितना लिया जाता है, जो प्रेशर लिया जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर वो होता है 1.01325 बार, या फिर आपको पता है कि बार को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो। और बार इक्वल टू 10 टू द पावर, जैसे 1 बार
1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, पास्कल बोलो या फिर 10⁵ पास्कल मींस क्या था, प्रेशर करंट पास्कल, फोर्स अपन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हो कि 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेम चीज है, बार कहा गया है या फिर बार के जगह में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया गया। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर लेके चलते हैं। अगर कोई बोलेगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम तो वो लेते हैं 22.4 लीटर बेसिकली कहा जाता है, मतलब मीटर क्यूब में लीटर को हम लोग मेजर करते हैं तो इतना लिया जाता है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर द आइडियल गैस, राइट, ओके। और टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम लोग चूंकि केल्विन में लेके चलते हैं तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वही 273.15 आ जाता है केल्विन। तो इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम को रख के जब इसको कैलकुलेट करते हैं तब आपका आर का वैल्यू, अगर आप देखो मैं पूरा वैल्यू लिख दिया हूं, चाहे तो आप प्रूव कर सकते हो। देखो पूरा का पूरा प्रेशर का है ना बार में लिया गया है, इंटू यहाँ पे वॉल्यूम का, इंटू टेम्परेचर का, यहाँ पे एन जो दिया गया ना, एन ये क्या था, नंबर ऑफ मोल होता है। और यहाँ पे ये भी लिख दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ 1 किलो मोल लिया गया, 1 किलो मोल, यानी n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देखो n इक्वल टू 1 लेके चले, मोल यहाँ पे केवल एक लेके चले, एक ही मोल के बारे में डिस्कस करा गया, तब जाके इसका वैल्यू कहीं ना कहीं क्या जाता है, आपको वैल्यू देखने को मिलता है 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना, पर केजी केल्विन। ठीक है, ये यहाँ पे कटेगा, कट कुट के फाइनल आपका ये निकल जाएगा, इसका ध्यान रखना, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो ये आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे कैसा आया यूनिट, आप देख सकते हो प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या जाता है, प्रेशर का यूनिट अगर बात करेंगे तो न्यूटन, देखो मैं यूनिट आपको बता दे रहा हूँ, आर बार का प्रेशर है तो प्रेशर कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे वॉल्यूम में तो वॉल्यूम कहा जाता है मीटर आपके क्यूब में, तो मीटर क्यूब आ गया। इसके नीचे क्या है आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आ जाएगा क्या आप मेरा केल्विन में, केल्विन में आ जाएगा। तो यहां देख सकते हो मीटर ये से ये आपका कटा, तो बचेगा क्या न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर बचा। तो न्यूटन मीटर को हम लोग किलो जूल कहते हैं, तो यहां से आ जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। चलिए अच्छा, हाँ यहाँ पे किलो आपका एन भी तो लिया गया है, इसलिए मुझे लगा तो मोल कहाँ छूट गया भाई, तो इसलिए मोल लिया गया है तो इसको लिया गया किलो मोल, तो मोल भी तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मोल भी आएगा। ठीक है, ये किलो मोल भी लेके चलेंगे, तो इस तरह से कुल मिला के ये यूनिट आता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आर को डेराइव किए फिर आर बार को, ये डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज योर आर बार का वैल्यू, दिस इज योर आर बार का वैल्यू। ये आपका यहां बोला गया सर कि सर ये कैसे लिए, ये स्टैंडर्ड लिया गया, ये तीनों का तीनों जो लिया गया ना स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मान के, जैसे होता है ना हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग लेके चलते किसी चीज का कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लिया गया। प्रेशर को 1 बार लिया गया, टेम्परेचर वॉल्यूम को 22.4 लीटर लिया गया, सॉरी 22.4 मीटर क्यूब लिया गया, उसके बेसिस पे यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मान लिया गया है, इसमें आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं है ना, ये नहीं पूछागा आपसे। चलिए इतना समझ गए, अब आर वैल्यू आपको समझ गया, आर बार का वैल्यू। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबको इसके बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही है, मैं बता रखा हूं कि एयर जैसे ये अलग अलग होता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वेरी होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे आर जो होता है, यानी ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर है, ये आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड मोलिकुलर मास होता है ना, ये रिलेशन हम लोग निकाले थे। तो देखो ये तो मेरा फिक्स हो गया 8.314 जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया, और डिवाइड बाय एयर है तो एयर का मोलिकुलर मास होता है 29, वेपर का होता है 18, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको निकालना है तो मैंने कहा था 44 हो जाता है, तो 8.314 अपॉन 44। ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो इसका कितना निकला था, 8 दूनी 16 दूनी के 32 शायद आपका आएगा ना, है ना, कितना हो जाता है एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 दूनी के 16 दूनी के 32, यानी कि 32, 32 डिवाइड कर देंगे 8.314 से, देखो सबका आर का वैल्यू अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसका यूनिट क्या निकल जाता है, किलो जूल पर केजी केल्विन निकलता है, क्या निकल जाता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसका आ जाता है किलो जूल पर केजी केल्विन, दोनों का एक तरह से एनर्जी है, तो उस फॉर्म में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां से उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजें जो है वो समझ गए होंगे। बताइए ये वाला चीज समझ आ गया आप लोग को, क्लियर हो गया ना पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं है ना, बताइए क्या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो।
बताइए क्या यहां तक आपको चीजें समझ आया तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए एक बारी कंफर्म करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें समझ आ गया तो इस बार यस करो। सर यस सर डाउट है, हाँ बताइए क्या डाउट है डियर, बताइए। यस यस आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पूछो डाउट। डाउट पूछिए सरिका। हाँ पूछिए, आप डाउट पूछिए, क्या डाउट है आपको, अपना डाउट आप पूछिए, मैं आपका डाउट लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला की क्लास स्टार्ट हुआ कब हुआ? आपका क्लास स्टार्ट हुआ, डेली ध्यान रखना, अब आप लोग का इसी टाइम पे लाइव देखने को मिलेगा। 8:30 से 9:30 के बीच में आपका क्लास रहने वाला है। 8:30 से 9:30 के बीच में आप लोग को क्लास देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे आप लोग को हमेशा बढ़ाना, अब यही टाइम रहेगा, मैं सर को बोल दिया हूँ कि सर इस टाइम को आप चेंज नहीं करिएगा, तो ये चाहे आपका क्लास जो है ना वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए किसको डाउट था सरिका बताइए, पहला की क्लास स्टार्ट कब हुआ? कोई डाउट है इसके अकॉर्डिंग वो मेरे को बताइए। और आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे याद है आप लोगों को, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ से मिलके आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यही आया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी ही आया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी ही आया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ध्यान रखिए एमआरटी होता है। हाँ क्या हो रहा है, नो सर नो सर, अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे चंदन ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा? ऐसा यूनिट ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ऐसा भी होता है किलो जूल पर केजी ही लेके चलते हैं, है ना, किलो जूल पर केजी केल्विन लेके चलते हैं। इसमें अगर जूल में कन्वर्ट करना दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन इन जनरल यही लेके हम लोग चलते हैं, यही हम लोग लेके चलते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलो चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब बात करेंगे क्या हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स हीट। तो मुझे उम्मीद है कि सारे दिक्कत सारा प्रॉब्लम जो आपका सॉल्यूशन हो चुका है। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, एंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस क्या है हीट एंड वर्क के बारे में। अभी तक हम लोग वर्क के बारे में आप लोगों को बता रखा हूं कि वर्क क्या होता है, वर्क कितना टाइप्स का होता है ना, ये मैं आपको बता रखा हूं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में, क्योंकि वर्क हो चुका, हीट के बारे में अभी डिस्कस नहीं किए हैं। तो हीट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। फिर एक होता है स्पेसिफिक हीट, तो मैं फिर आपको बताऊंगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उसके बारे में समझाऊंगा। एंड देन मैं आपको समझाऊंगा कि हीट एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि क्या सिमिलरिटीज होता है और क्या डिफरेंसेस होता है, क्या समानताएं और क्या सब मेरा असमानताएं होता है, उसके बारे में। नहीं आप समझे नहीं सरिका, देखो जब मैं यहां पे बात करा ना कि आर बार के बारे में, जब मैं बात करा तो आर बार के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। आर बार के लिए जो होता है वो लोग स्टैंडर्ड, हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम लेके चले, जिससे मेरा आर बार का वैल्यू निकला। अब जो भी आर भाई, और हमेशा आपका यही लेके चला जाता है, बार बार हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करके आर बार का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। आपके कोर्स वर्क में हमेशा आपको 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन ही लेके चलना है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और इसी का फिर यूज करते हैं कहां पे, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में, बिकॉज इसी को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो कभी अगर कोई बोल दे कि क्या पूरी तरह से फिक्स रहता है, वो कभी नहीं चेंज होगा, इसके लिए मैं आपको बता दिया है ना, लेकिन वो हमेशा वो भी फिक्स रहता है। हाँ आर जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है ना, सबका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। किसी जैसे मान लो NH3 का निकालेंगे, इसका अलग निकलेगा, हम निकाले H2SO4 का निकालेंगे, इसका अलग निकलेगा, है ना, H2O का निकालेंगे अलग, और सबका मोलिकुलर मास अलग है। तो मोलिकुलर मास से जब डिवाइड करोगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, तो वैल्यू आपका अलग मिलेगा। समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स हीट के बारे में, और इससे रिलेटेड आ जाता है स्पेसिफिक हीट। देन हम लोग बात करेंगे हीट एंड वर्क का सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हम लोग बात किए थे वर्क के बारे में, सिमिलरली अगर मैं हीट के बारे में बात करता हूं तो हीट भी मेरा बाउंड्री फेनोमेना होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन,
दोनों का दोनों मेरा पाथ फंक्शन होता है, दोनों जब तक मेरा बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसको नहीं मानेंगे, और दोनों ट्रांजिट फॉर्म में रहता है। तो तीनों चीज यहां भी लिख सकते हैं, बाउंड्री फेनोमिना है ना, बाउंड्री फेनोमिना होता है, ट्रांजिट फॉर्म होता है, इसको भी लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं, ये चीज मेरा होता है। अच्छा, अब बारी आता सर जी हीट मेरा किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे आग लग रहा है, एकदम जनरली हम लोग एकदम एग्जांपल लेके चलेंगे, वैसे एग्जांपल जो आपके आसपास होता है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ, ये सारे रियल लाइफ से कनेक्टेड रहता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात कर लेता, तो आपके रियल लाइफ में क्या कहां पे देखने को मिलता है, हीट। आग कहीं भी लगता है, कहीं किसी होलिका दहन में आप देखते हो कहीं पे भी आग लग गया ना, खाना पकाते हो, तो याद करो कि किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि हीट जो होता है ना, क्यू मेरा हीट को मैं दिखा रहा हूँ क्यू के सैंपल को हीट से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा एम है, मास है। यानी कि हीट कब बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा। मान लेते हैं थोड़ा सा आपने क्या करा, कोयला वगैरह से आग लगाया तो थोड़ा जलेगा, एक तिल्ली जलाया, एक बड़ा सा अगर तिल्ली लेके जलाओगे तो ज्यादा आग जलेगा, जलेगा कि नहीं। अगर आपने ज्यादा लकड़ी ले लिया तो ज्यादा आग लग गया बड़ा, और ज्यादा लकड़ी ले ली तो और ज्यादा आग लगा, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सर मेरा कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो एक क्या हो जाता है, हीट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। देन आ जाता है, आप क्वेश्चन बाद में बोलना चंदन, ठीक है, ले लूंगा मैं आपका क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे। क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास बढ़ने से मेरा हीट बढ़ता है ना। अब दूसरा आ जाता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं टेम्परेचर डिफरेंस भी तो बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यू नो दैट कि हीट इज ट्रेवल व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। जब मेरा ताप का अंतर होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी जाके हीट मेरा उष्मा फ्लो करता है। जैसे कोई बॉडी मेरा है 30 डिग्री सेल्सियस और कोई मेरा बॉडी है 60 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, तो कौन ज्यादा बॉडी गर्म है, 60 वाला, तो 60 से लेकर 30 के बीच में क्या हो रहा है, हीट मेरा फ्लो करेगा। हीट मेरा फ्लो करेगा किधर से किधर, मेरा 60 से लेकर 30 की ओर जाएगा, 60 से 30, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। कब तक होगा, जब तक कि टेम्परेचर मेरे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। ये अगर T1 है, ये अगर T2 है, तो जब तक मेरा T1 इक्वल टू T2 ना आ जाए तब तक मेरा हीट ट्रेवल करते रहेगा। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, और इन दोनों को अगर मैं एक साथ कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डेल T। और आपको ये पता कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आके जुड़ता है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक आके मेरा यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, कांस्टेंट जुड़ जाएगा। और कांस्टेंट अगर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मेरा, तो यहाँ कांस्टेंट कोई भी ले लेते, जैसे सी ही मान लो, तो सी जुड़ गया, एम डेल टी। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, क्यू इक्वल टू, हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, एम सी डेल टी। क्या बोलते हैं, एम सी डेल टी। ठीक है, क्या बोल देते हैं, एम सी डेल टी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया Q इक्वल टू एम सी डेल टी। क्या जाता है, Q इक्वल टू एम सी डेल टी, यहां पे आपका हो जाता है। बात यहां पे समझ आया ना, यस सर समझ आ गया। अब इसका यूनिट थोड़ा बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो C होता है ना, ये C जो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट। अब ये C का आपको यूनिट पूछ देगा, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। बट C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q ऊपर में था, M नीचे आ गया, डेल T नीचे आ गया। और Q बेसिकली होता तो है एनर्जी ही, तो एनर्जी को किलो जूल में लेके चलते हैं, नीचे में मास है उसको केजी में लेके चलेंगे, और टेम्परेचर को केल्विन में, तो क्या आ जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो किलो जूल पर केजी केल्विन जो है ना, वो किसका यूनिट हो गया, आपका स्पेसिफिक हीट का यूनिट हो गया, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब सर ये स्पेसिफिक हीट क्या है, तो देखो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा गया, फिर से समझना, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, कितना मेरा हीट रिक्वायर्ड है 1 kg गैस के 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर बढ़ाने में। मेरे पास 1 kg का गैस पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना कितना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 kg गैस के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट मुझे देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। क्लियर, यानी मैं इस तरह अगर मैं इसका यूनिट बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट का क्या आ जाएगा यूनिट, तो देखो C इक्वल टू, अभी हम लोग लेके क्या देखे थे, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू Q अपॉन एम डेल टी, यहां बात की थी Q इक्वल टू एम डेल टी। तो हीट कितना चाहिए, किसके लिए, अगर बात करो यूनिट मास के लिए, तो यूनिट मास आपका m आ जाएगा, है ना, यूनिट मास आपका m आ जाएगा, और टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस इंटू 1। तो आपको देखने को मिला यहाँ पे क्या, ओनली Q बचा, तो C इक्वल टू Q।
तो स्पेसिफिक हीट के लिए क्या आ जाता है, Q इक्वल टू C आ जाता है, यानी कि हीट मेरा कांस्टेंट रहता है। और इक्वेशन तो आपका एमसीबीडीटी है ही। ठीक है, समझ गए। चलिए, हाँ चंदन यहाँ पे क्या बोल रहे थे सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का पढ़ा था किलो जूल पर केजी मॉल केल्विन। ठीक है, ओके। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूं क्या था यहाँ पे। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है ना। जूल पर केल्विन मोल होता है, मोल तो यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ मोल मुझे लग रहा है छूट गया डियर, है ना, यहाँ छूट गया है। ये जो होगा ना आपका किलो जूल, मैं बाद में ऐड करवा दूंगा, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन होगा, है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना। सही बात है चंदन, मैंने ये चीज को ध्यान नहीं नोटिस करा था। तो आपका यूनिट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है चंदन। ठीक है, चलो। देखो ना, मैं पूरा यूनिट आपको बताता हूं यहां से, है ना। थोड़ा काम करते हैं, जब भी शॉर्टकट जाते हैं तब भी ये सभी चीज होता है। आर इक्वल टू पूरा लिखते हैं, तो आर इक्वल टू मेरा क्या था, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या आ जाएगा, प्रेशर का हम लोग लिए थे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाता है आपका मीटर का क्यूब। ठीक है, नीचे में क्या आ जाता है आपका एन, एन को हम लोग क्या लेते हैं, एन को हम लोग किलो मोल, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ 1 किलो मोल लेके चलेंगे, एन इक्वल टू 1 किलो मोल लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा किलो मोल, किलो मोल, एंड आपका टी आ जाएगा आपका केल्विन, टी आ जाएगा आपका केल्विन। ठीक है, फिर मैंने क्या करा यहाँ पे मीटर दो जो था ये कट गया, तो बचेगा यहाँ पे न्यूटन मीटर पर, बच के आपका क्या है यहाँ पे किलो मोल केल्विन। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूटन मीटर इज नथिंग बट दी जूल, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या जाता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर वर्क का यूनिट होता है जूल, तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं जूल, तो न्यूटन मीटर बन गया मेरा जूल। तो जूल पर केजी, किलो यानी केजी जो आप बोलो, जूल पर किलो, है ना, यानी केजी मॉल केल्विन। तो वही देखो जूल, अब देखो यहाँ पे जूल लिखा गया, फिर किलो जूल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूल बन गया किलो जूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जूल में अगर बात करेंगे तो आ जाता है 8314, 8314 आ जाएगा आपका जूल पर किलो मोल केल्विन। तो ये मैं सब कुछ यहाँ, इसको थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा है ना, कुछ मैं जब इसको नोट्स बनाया हूं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो है ना बनाने के टाइम में कुछ गलती हो गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका ठीक कर देता हूँ। अगर मैं इस चीज को भूल जाऊंगा तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा बहुत यूनिट में मैं नहीं चाहता आप लोग का नंबर कट जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे चेक कर लिया। मैं लगा था कि बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन यही मैं कर देता हूँ। तो ये आ गया जूल में, अगर यही चीज को मैं बोलूंगा किलो जूल में, तो किलो जूल में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा फिर 8.314, है ना, किलो जूल पर किलो जूल पर केजी मॉल केल्विन, मॉल केल्विन। ठीक है, के फॉर केल्विन यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। ठीक है, यूनिट समझ गए, तो यहाँ पे मोल छूट गया है, इस मोल को आप लोग ऐड कर लेना, और कोई तो यूनिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किलो केजी बात एक ही है, के लिखा गया फिर के केजी बात एक ही है, तो याद रखना ये मेरा जूल में हो जाता है और मेरा किलो जूल में होता है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके टॉपिक की ओर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हीट के बारे में समझ गए और स्पेसिफिक हीट भी समझ गए, स्पेसिफिक हीट समझ गए। अब बात करते हैं हीट जो मेरा ट्रेवल करता है, हीट मेरा ट्रेवल कर सकता है या ट्रांसफर होता है दो तरीके से, हीट मेरा ट्रांसफर होता है दो तरीके से।
एक होता है प्रेशर कांस्टेंट रख के कर सकते हैं और दूसरा हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर सकते हैं। एक बार हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रख के भी हीट को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं और हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रख के भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो क्योंकि यहीं से आपका स्पेसिफिक बन जाएगा दो, एक बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक बनेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक बार कांस्टेंट प्रेशर को रख के एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो पहले बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे समझना कैसे आ जाता है, डायग्राम के थ्रू समझोगे आप इजी तरीके से समझ जाओगे कि क्या बोलना मैं चाह रहा हूं। देखो क्या करते हैं यहाँ पे कि समथिंग दिस इज माई सिलेंडर, ये मेरा क्या है, एक मेरा सिलेंडर है, ये मेरा क्या है, सिलेंडर है। मैंने ये सिलेंडर लिया, यहां भी मैंने एक सिलेंडर को लिया है, सिलेंडर को लिया है, बीच में मैंने क्या करा, एक पिस्टन को रख दिया, दिस इज माई पिस्टन, पिस्टन, यहां भी मेरा क्या पिस्टन है। लेकिन यहां पे जो मेरा पिस्टन है ना फर्स्ट वाले में, ये फ्री टू मूव है, आराम से फ्री टू मूव कर सकता है, आराम से ऊपर जा सकता है। जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हीट देंगे, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगा ना तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर अप्लाई करेगा कहां पे, पिस्टन पे। तो ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, आराम से ये मूव ऊपर जाएगा और धीरे धीरे गैस मेरा एक्सपेंड करेगा। सेकंड में क्या किए हैं ना, सेकंड में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, देखो थोड़ा सा यहाँ किए हैं, फिक्स कर दिए हैं, कोई ऐसा क्लिप जैसा लगा दिए हैं जो पिस्टन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ पे जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, जब मैं यहाँ पे हीट देता हूँ, हीट सप्लाई करता हूँ, तो बेसिक बात है यहाँ भी मेरा प्रेशर बढ़ेगा और पिस्टन को जाकर धक्का लगाएगा, लेकिन मूव ही नहीं कर पाएगी, हिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, पिस्टन जहां का तहां फिक्स्ड है। तो यानी कि कहने का मतलब दोनों में क्या समझे, कि दोनों में ये समझे कि यहाँ पे मेरा अगर बात करिए वॉल्यूम तो वेरी कर रहा, क्योंकि जब आपका धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा, बढ़ते जाएगा, तो पहले देखो अभी कहां से कहां तक है, फर्स्ट वाले देखना, फर्स्ट वाले में फिलहाल अगर मैं बात करता हूं कि गैस कहां तक भरा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक भरा हुआ, इतना में गैस भरा हुआ, जैसे एक्सपेंड करेगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, गैस फैलते जाएगा, इनकी वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, घट बढ़ रहा है। नीचे अगर मान लो धीरे धीरे हीट हटाएंगे तो धीरे धीरे आपका कंप्रेस भी करेगा, मतलब वॉल्यूम वेरी कर रहा है, लेकिन हाँ प्रेशर जो आपका है वो तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर को वेरी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्लियर, समझ गए। लेकिन जब यहाँ पे मैं बात आता हूं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसको रोक दिया गया है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है ना, आयतन है, आयतन जिसके अंदर जितना गैस भरा हुआ है वो क्या हो रहा है, वो मेरा फिक्स्ड है, इस बारी वॉल्यूम मेरा फिक्स है, आयतन यहाँ पे क्या किए, फिक्स्ड कर दिए। लेकिन हाँ प्रेशर मेरा बढ़ रहा, ऑब्वियसली बात है, प्रेशर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ना ही से केवल करते हैं, घटने वाला छोड़ देते हैं, मान लो बढ़ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई साहब उसको जाने का जगह ही नहीं दे रहे हो, तो अंदर में पूरा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, पूरा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। एक टाइम इतना प्रेशर होगा तो हो सकता है पिस्टन को फाड़ दे, है ना, या उतना अगर नहीं कर पाया, लेकिन प्रेशर तो बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। इस केस में क्या समझे कि वॉल्यूम आपका धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा, बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट क्यों है, कि आप बोलेंगे सर प्रेशर कैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हीट हुआ, प्रेशर आपका बढ़ा, तो मान लो 10 आपका बार है, 10 से जैसे 11 होना चाहे ना, तुरंत मेरा एक्सपेंड कर गया, मतलब पिस्टन में आगे चल गया, फिर वो 10 बार में आ गया, फिर हीट दिए, फिर प्रेशर बढ़ना चाहे, पिस्टन आगे मूव कर जाएगा, फिर प्रेशर आपका आ जाएगा उसी में 10 में, तो बढ़ने नहीं दे रहा, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए अब बात यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप बात करेंगे कि हीट कहां पे मेरे को ज्यादा लगा, ज्यादा हीट कहां पे देना पड़ा, क्या मुझे जब प्रेशर कांस्टेंट था तब मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ा, या जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट था तब मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करना। तो आपको ये समझ आएगा कि आपको यहां समझ आया कि पहला वाला में जो हम लोग हीट दिए हैं उसका दो काम था, है ना, हीट दिए वहां पे दो काम था, एक काम क्या था कि टेम्परेचर राइज करना, और दूसरा मेरा क्या काम था कि डिस्प्लेसमेंट होना, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा, क्योंकि पिस्टन ये मूव कर रहा था, और जब मूव होता है तो देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इक्वल टू क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो वर्क डन हो रहा, फोर्स अप्लाई कर ही जा रहा, प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा और टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, गैस का दोनों बढ़ रहा है। तो यानी कि हीट जो मैंने दिया, तो कुछ जो हीट दिया, जैसे मान लो 10 जूल का हीट दिए, तो कुछ मेरा मान लो 3-4 जूल का गया हीट को राइज करने में, और बाकी 7 जूल मेरा काम किया, वर्क डन किया, पिस्टन मूव किया। अब बात करते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या देख रहे हैं, पिस्टन मेरा फिक्स्ड है, पिस्टन मूवमेंट तो हो नहीं रहा, और अगर मैं वर्क निकालूंगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो ये तो हो गया जीरो, तो पिस्टन हो गया पूरी तरह से कांस्टेंट, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी वर्क हो गया इसका जीरो। यहां वर्क डन हो रहा था लेकिन वहां वर्क नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का हीट जो है ना, जैसे यहाँ पे 10 जूल जो अगर हीट दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा 10 जूल वो टेम्परेचर को राइज करने में ही पूरा वे खत्म कर दे रहा है। यहाँ पे 10 जूल जो दिया गया था वो वर्क डन बेसिकली किया था, मान लेते 7 जूल, हो सकता 6 करे 5 करे,
पाच नहीं करेगा, मतलब ज्यादा वर्क डन ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर राइज आपका सिस्टम ज्यादा गर्म हो रहा है ना, तो समझो सिस्टम खराब है। अगर आपका बाइक बोलेगा कि मेरा ना सर हीट जितना देते हैं ना, गर्म मेरा इंजन इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि अगर कोई पेपर या कपड़ा सड़ जाएगा तो जल जाएगा, राख हो जाएगा, इतना गर्म हो गया, तब तो इंजन आपका खराब है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हीट का काम होता है वर्क डन करना, ना कि टेम्परेचर राइज करना। क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है बेसिकली वो आपका लॉस है, क्योंकि यू नो दैट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी सिस्टम और गर्म होगा, वो अच्छी बात नहीं है, मुझे वर्क डन करवाना है। तो वो तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था, किसमें, मेरा प्रेशर व कांस्टेंट में। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या देखे कि वर्क डन हो ही नहीं रहा, वर्क डन हो ही नहीं रहा, केवल टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी हीट इज फुल्ली यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। पूरा हीट मेरा टेम्परेचर को राइज करने में ही खपत हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हीट यूज टू रेज द टेम्परेचर एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके वजह से हीट आपको ज्यादा यहाँ पे चाहिए, हीट यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मैंने 10 एग्जांपल लिया है, लेकिन मान लो यहाँ पे 10 जूल दिया, वो क्या किया, टेम्परेचर को राइज किया, है ना। मान लो ये 4 ले लिया, 6 का काम किया, मुझे 10 तक काम करवाना है, तो मैं थोड़ा और दूंगा यहाँ से, मैं और आपका यहाँ बढ़ा दिया, क्या कि सपोज करो आपको दे दिया और 8, तो 8 में क्या किया, इधर 4 चल गया और 2 इधर चल गया, तो ज्यादा यहाँ पे 18 जूल देना पड़ा। यहाँ जो 10 जूल दिए ना, छोड़ो 10 जूल दूर की बात है, अगर मैं 8 जूल देता हूँ तो 8 जूल का 8 जूल पूरा टेम्परेचर में राइज बहुत हो गया, तो बस क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कम हीट का रिक्वायर पड़ा। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, ये हो गया क्या मेरा, जिसको कहा जाता है भाई, यहाँ पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट था, स्पेसिफिक हीट बट प्रेशर कांस्टेंट, पी यहाँ पे कांस्टेंट बता रहा है, उससे तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है बट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन बड़ा हुआ है, ये वाला ज्यादा बड़ा हुआ। यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर बड़ा होगा देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि 1 केजी मास के 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने में जो हीट देना पड़ा प्रेशर कांस्टेंट पे ज्यादा लगा, और 1 केजी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट पड़ा वो मुझे कम देना पड़ा। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, दीज आर स्पेसिफिक हीट। समझ गए, अच्छा। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, पूछा ये जाता है गैस का कितना स्पेसिफिक हीट होता है, हाउ मेनी स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ गैस। तो याद रखना गैस के लिए 2 स्पेसिफिक हीट होता है, एक होता है सीपी यही, और एक होता है मेरा सीवी। अब आप पूछा जाता है कि इन केस ऑफ लिक्विड या इन केस ऑफ सॉलिड मेरा स्पेसिफिक हीट कितना होता है, तो इसमें कोई सीपी सीवी नहीं होता, केवल एक ही स्पेसिफिक होता है, केवल स्पेसिफिक हीट बस। अब पूछा जाता है इसमें केवल एक होता है, इसमें आपका 2 होता, क्यों, इसका रीजन भी जान लो। इसलिए होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं बात करता हूं सॉलिड का या लिक्विड का, तो सॉलिड लिक्विड ना इन जनरल अगर आप थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाते हो, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। आप लोहा को गर्म करोगे 10 डिग्री 5 डिग्री, क्या कोई फर्क पड़ेगा 10-5 डिग्री से, वो तो लोहा गर्म भी तक नहीं होगा। लिक्विड को भी अगर 10-15 डिग्री तक गर्म कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 20 तक पहुंच जाते हो रूम टेम्परेचर, तब आपको गर्म जैसा लगेगा, उससे पहले सुस गर्म होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं देखने को, मतलब उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, है ना। उसका प्रेशर में कोई चेंज आएगा नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा नहीं, जैसा का तैसा रहेगा, प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन गैस में क्या होता है, क्या थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप बढ़ाते हो ना, अगर आपने 1 डिग्री से 2 डिग्री भी करा, तो बहुत ज्यादा चेंज आपको प्रेशर और वॉल्यूम में देखने को मिलता है। इसीलिए इसीलिए गैस का 2 स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों में बहुत चेंज मुझे रैंडमली देखने को मिलता है ना। हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो यहां ज्यादा कोई फर्क नहीं। हाँ अच्छा खासा गर्म करते हो पानी को, तब आपको चेंज देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा सर कैसे इसमें चेंज देखने को मिलता है, कम में नहीं देखने को मिलेगा, उसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। अगर एक सेकंड यहाँ पे नहीं है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज समझने का ट्राई करना, अगर आप लोग को वो फील होगा तो आप क्या करना ना, एक बोतल लेना, कांच का बोतल या कोई भी बोतल, आप कांच का लेना क्योंकि गर्म पानी उसमें रख सकते हो। ये मेरा क्या है, कांच का बोतल है, मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा ना, ऊपर में गुब्बारा लगा दिया। क्या मैंने करा, एक इस तरह से गुब्बारा लिया और गुब्बारा को यहाँ पे बांध दिया, है ना, बांध दिया। तो क्या करते हो, जब आपने पानी यहाँ पे गर्म पानी लिया, गर्म पानी, लेकिन बहुत ही सुगरम है, जैसे इसको आप गर्म कितना करोगे, 2 डिग्री सेल्सियस करो गर्म, या 4 डिग्री सेल्सियस करो गर्म, और ये बैलून आपका क्या पूरा नीचे आपका रहेगा, नीचे रहेगा, मतलब अभी फूला, क्योंकि जब तक इसके अंदर गैस हवा नहीं जाएगा तब तक ये फैलेगा नहीं, तो ये कभी ना फैल ही नहीं पाएगा, कभी भी फैल ही नहीं पाएगा, ये दबा ही रहेगा एकदम जैसा का तैसा, क्योंकि 2-4 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी को, 2-4 डिग्री में कुछ नहीं होगा, इवन तक आप हाथ डालोगे तो गर्म भी नहीं, वो ठंडा जैसा ही रहेगा। अब यहीं पे गैस आ जाओ, यही अगर आप गैस भरते हो ना, और आप गैस को अगर आप गर्म करना चाहोगे,
कि 2 डिग्री में मान लो आपने एक बैलून को डाला है एक डिब्बा में, और दूसरा डिग्री में क्या करो, दूसरा वाले बोतल में आपने यहाँ पे 4 डिग्री कर दिया, यही 4 ही डिग्री करा, आप देखोगे बैलून थोड़ा सा उड़ जाएगा, एयर थोड़ा चल जाएगा। इट मींस क्या आपने देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करने की वजह से गैस में चेंज देखने को मिला, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर भी उसका बढ़ गया, राइट, तो चेंज देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई गैस हैव टू स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रखना कि गैस के पास जो होता है वो 2 स्पेसिफिक हीट होता है, सीपी एंड सीवी, और लिक्विड और सॉलिड के बाद केवल एक होता है, क्योंकि चेंज ज्यादा नहीं होता टेम्परेचर को चेंज करने पे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, कि क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब मैं पूछूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थ्योरी में नहीं आता है, ऐसे आपको समझना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको समझा दिया याद करवा के। चलिए अब यहां तक अभी हम लोग, इससे पहले क्लास में हम लोग वर्क के बारे में समझ लिए थे, एंड आज हम लोग हीट के बारे में भी समझ गए। अब बात करते हैं कि सर इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या है। वैसे तो सिमिलरिटीज आपको सबको पता है, जैसे सर दोनों का दोनों पाथ फंक्शन होता है, दोनों का दोनों बाउंड्री फेनोमेना होता है, दोनों का दोनों इन ट्रांजिट होता है, ये सब आपको पता है ना। अब यहां पे बात करेंगे सर इसके बीच में सिमिलरिटी तो समझ आ गया, डिफरेंस क्या होता है चलो डिस्कस कर लेता हूं मैं, बात करते हैं, है ना। सबसे पहले दोनों का दोनों, पहले सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। रिकॉग्नाइज अक्रॉस दी बाउंड्री, जब तक कि ये क्रॉस मेरा बाउंड्री को नहीं करेगा तब तक इसको काउंट नहीं करेंगे, यानी काउंट व्हेन दे क्रॉस दी बाउंड्री, है ना। यानी कि जब तक, जैसे मैंने कहा था ना ये मेरा सिस्टम है एंड दिस इज माय सराउंडिंग, तो जब तक मेरा, क्योंकि भाई अगर ये मेरा मास इधर गया नहीं, हीट का बात करेंगे, हीट अगर नहीं गया सिस्टम से सराउंडिंग, या फिर वर्क मेरा सिस्टम से सराउंडिंग नहीं गया, या दोनों आया नहीं था, तब तक इसको वर्क डन नहीं मानेंगे या फिर हीट नहीं मानेंगे। दोनों का कहानी यही है कि बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, दे आर कॉल्ड बाउंड्री, इसीलिए इसको हम लोग बाउंड्री फेनोमेना कहते हैं। ये सिमिलरिटीज है। आगे बात करते हैं, बोथ आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट बोले तो कि ये दोनों को दोनों ट्रेवल करना चाहिए। जैसे वर्क कब कैलकुलेट कर काउंट करेंगे, व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे समझा था कि कोई सिस्टम है, इससे हम लोग ले लिए इस तरह से स्पिंडल, आपका स्पिंडल है, जैसे सिस्टम आपका रन करता है ये घूमेगा, जब ये रोटेट करेगा तो इसके क्या किए हम लोग थे, एक हम लोग रस्सी बांधे थे और रस्सी बांध के एक वेट को लटका दिए थे, ये घूमेगा तो वेट को ऊपर लिफ्ट उठाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब जाके हम लोग वर्क मानेंगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तब हम लोग को वर्क को काउंट करते हैं, ट्रांजिट हो रहा है। और हीट को कब करते हैं, व्हेन देयर इज ए हीट फ्लो और टेम्परेचर डिफरेंस, जब मेरा क्या होगा, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 एंड T2, और मान लेते हैं कि T1 मेरा बड़ा है T2 से, तो ऑटोमेटिकली हाईयर से लेकर लोअर की ओर हीट मेरा ट्रेवल करेगा। तो देखो ये भी क्या हुआ, ये मेरा T1 मेरा सिस्टम था, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर गया ना, तब जाके सिस्टम के अंदर जाएगा, तो यहाँ भी बाउंड्री फिनोमेना गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब जाके हीट फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तब जाके वर्क होगा, तो दोनों को दोनों ट्रांजिट होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, ये भी सिमिलरिटीज होता है। आगे बात करते हैं, बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों को दोनों पाथ पे डिपेंड करता है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्टेट, स्टेट बोलो या पॉइंट पे, ये मेरा डिपेंड नहीं करता, वही बात है पॉइंट स्टेट को डिफाइन करता है। फिर अगर बात करा जाए, दोनों का दोनों जो होता है उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, ये क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए इसको करते हैं हम लोग डेल से लिखते हैं, डेल क्यू, डेल डब्ल्यू, या फिर समटाइम डी ऐसे भी लिखा जाता है डेल क्यू, और डेल को ऐसे भी लिखा है डेल डब्ल्यू डेल क्यू, डी को कट कर दिया डेल बन जाता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि परफेक्ट डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो सकता, ये भी हो गया। और बोथ आर इन नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दोनों का दोनों में थर्मोडायनेमिक का प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जो होता है वो स्टेट को डिफाइन करता है। अगर मैं बोल दूंगा ना कि एक मेरा गैस है जिसका जो हीट है ना, वो आपको कुछ भी हीट दे दूंगा किलो जूल में, कि कितना जो इतना आपका 10 किलो जूल है, तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि भाई ये किस स्टेट में है। लेकिन जैसे मैं आपको बोलूंगा टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तुरंत स्टेट बता दोगे कि हाँ ये मेरा सॉलिड में है, सॉलिड, क्योंकि आइस बना हुआ है। इसी तरह प्रेशर का भी बात करें तो प्रेशर भी अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रेशर का वॉल्यूम का अलग अलग होता है, तो ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो दीज आर सम सिमिलरिटीज जो दोनों में आपको देखने को मिलता है, दोनों एक जैसा रहता है। नाउ नाउ अब हम लोग बात करेंगे कुछ दोनों का अंतर के बारे में, कुछ दोनों में जो डिफरेंसेस पाया जाता है, डिससिमिलरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला अंतर, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, वहीं अगर बात करेंगे वर्क का, तो वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। अब मैं आपको कई बार समझाया, फिर से समझ लो क्यों कहा जाता लो ग्रेड एनर्जी, बिकॉज हम लोग को जानते हैं जब किसी सिस्टम में हीट देते हैं ना, तो मेरा करता क्या, वर्क डन करता है, लेकिन डेल डब्ल्यू लिखेंगे, डेल डब्ल्यू, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी आता है। जैसे आप अगर अपना बाइक है, बाइक में आपने फ्यूल डाला,
वो कंबसन हुआ, फ्यूल से आपका हीट मिला और हीट से आपका बाइक चलता है, वर्क करता है। लेकिन कुछ ना कुछ इंजन गर्म भी तो हुआ, तो आपने जो हीट दिया फ्यूल से, जो आपको हीट मिला, उस हीट से आप क्या करवाना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो, लेकिन इंजन गर्म हो गया, जो कि वेस्ट हो एक तरह से। वो हीट अगर वर्क डन करता तो और अच्छी बात रहता, तो कुछ इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे मुझे मिलता है। तो यानी कि अगर आप बोलोगे कि 10 जूल अगर मैं हीट देता हूं, तो 10 का 10 जूल तो काम नहीं कर पाएगा, कुछ 8 जूल काम किया, 7 जूल काम किया, और यहाँ पे 2 जूल या 3 जूल मेरा इंटरनल एनर्जी के रूप में चल गया, लॉस हो गया। तो यानी हीट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्जन नहीं हो पाया वर्क में, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग लो ग्रेड एनर्जी। क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। इसलिए वर्क लो ग्रेड एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है एनर्जी, वेयर इज वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। ऊपर भी लिख गया क्यों, क्योंकि अच्छा दूसरा और एक क्यों इसको कहा जाता है लो ग्रेड एनर्जी, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है, आप कहीं पे भी हीट को देख सकते हो, हीट को प्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने कई बार बताया था, कोई मोलिक्यूल टकराया, हीट जनरेट हो गया, हाथ को रगड़े, हीट हो गया, बॉडी को किसी से रगड़ दो, हीट हो गया, दो मेटल पीस को रगड़ो, हीट आ गया। सिंपल फ्रिक्शन से आप हीट को जनरेट कर सकते हो। लेकिन यही आप वर्क को बना के दिखा दो तो, है ना, वर्क को बना के दिखा दो, वर्क को बनाने के लिए कंप्लीट साइकिल का जरूरत पड़ता है, कंप्लीट साइकिल। जैसे आगे चलकर कई सारा साइकिल के बारे में बात करेंगे, साइकिल में 4-5 प्रोसेस होता है, तो कई सारे प्रोसेस मिलकर तब जाके कहीं आपको वर्क मिलता है। जैसे आप देख लो ना, पंखा चलता है, पंखा के लिए कितना काम हुआ भाई, स्विच लगा, दिस दो, मशीन बनाओ, है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के थ्रू जाएगा, कंडेंसर लगा रहता, तब जाके कहीं रोटेट कर, तब जाके काम होगा। वॉशिंग मशीन इतना सारा तामझाम किए हैं, इतना खर्चा किए, तब जाके बड़ा मेहनत करना पड़ता, तब जाके वर्क आपको मिलता है। वही वाला है लो ग्रेड एनर्जी, समझ लो इजिली अवेलेबल, मतलब कि जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट आज के टाइम पे हर घर में मिल जाता है। लेकिन कितने ऐसे बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, आईटीआई स्टूडेंट है जो जॉब लिया है जॉब मतलब क्या, इंजीनियरिंग आप पढ़ाई की हो तो इंजीनियरिंग ही जॉब कर रहे हो सो सॉरी इतना कितना स्टूडेंट बोलेंगे, बहुत ही कम होंगे जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे अगर कोई सारे प्राइवेट में भी जॉब करते, लेकिन कोई इंडस्ट्री में काम करते, उसी इंडस्ट्री में जिसका पढ़ाई किया था वो सही काम है उस पढ़ाई का यूज कर रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई का आपने कर लिया है इंजीनियरिंग और आप जाके बैंक में काम कर रहे हो तो अलग बात है, फिर तो आपने इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। तो लोग इजिली अवेलेबल है, और आप छोड़ो ये तो जॉब भी किया, कई सारे आप देखोगे जो कोई काम ही नहीं कर रहा, घर में बैठा है, लेकिन वही जब आपका जॉब लग जाएगा ना, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका क्वालिटी आ जाता है एनर्जी का, क्योंकि वर्क का क्वालिटी, क्योंकि वर्क से आप कोई भी काम करवा सकते हो। आपने एनर्जी को सेव करके अगर मोटर में रख लिया, तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे फैन चला सकते हो, उससे कई सारा हजारों काम, कोई भी मशीन चला सकते हो दुनिया में, कोई भी मशीन, है ना। बैटरी है, बैटरी से देख लो लाइट जला सकते हैं, टीवी जला सकते हैं, फैन को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही, और कितना सारा हजारों काम होता है, कोई मशीन को चला सकते हो, कितना यूजुअल है। लेकिन हीट से आप क्या ही कर लोगे, आप बोलोगे अरे यार बड़ा पसीना, उसी हीट से हम लोग वर्क बनाते हैं, समझो, उसी हीट से वर्क बनाते हैं, है ना, तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन उसी हीट से हम लोग फिर आफत मच जाता है कि गर्मी हो गया, इंजन आपका फट गया, गर्म हो गया, समझ गए ना, उसको वर्क में कन्वर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। दैट्स वाई ये मेरा हाई ग्रेड होता है। एक पहला आपका ये अंतर होता है। सेकंड अंतर की बात करते हैं, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। देखो वर्क चूंकि होता है हाई ग्रेड, जैसे मैंने कहा ना कि डेल क्यू इक्वल टू हम लोग बोलते हैं डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 10 देता हूं, तो 10 में 8 का काम किया, 2 का लॉस किया। लेकिन ये जो 8 है ना, इस 8 को कंप्लीट हम लोग 8 हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क को, एक सेकंड यहाँ पे दोनों जगह में हीट हीट दे दिया हूं, सो सॉरी, ये डब्ल्यू हो जाएगा ना, ये डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू जो वर्क डन मेरा 8 है ना, चाहे तो हम लोग वर्क डन को पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 8 डेल डब्ल्यू को हम लोग पूरा का पूरा 8 हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये हाई ग्रेड एनर्जी, पूरा काम करवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वही कहा गया कि वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कान बी कंप्लीटली इनटू वर्क। हीट को जो है ना वो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो मैं कई बार बताऊं कि 10 देते हैं, तो मान लो 10 दिए, तो 10 में 7 का काम किया, 2 का 3 का लॉस हो जाता है ना, जो कि इंटर एनर्जी रहता है। ये मेरा वर्क डन होता है, ठीक है, और ये मेरा हीट था। चलो दूसरा अंतर समझ गए आप लोग, एक सेकंड, ये आपका लास्ट रहने वाला टॉपिक। थर्ड नंबर, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये आपको पता है, ये भी अंतर है कि भाई ऐसा नहीं कि दोनों का दोनों एक ही रीजन की वजह से ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मैं आपको बता रखा हूं, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर के बीच में जब अंतर रहेगा तभी हीट ट्रेवल करेगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं वर्क का, तो वर्क ट्रांसफर कौन होता है, ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क कब ट्रांसफर होता है, जब पोटेंशियल या फिर वर्क किया जाता है। जैसे मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वर्क डन जब करता है, वर्क डन
कोई मेरा लिफ्ट करता कोई चीज को, जब डिस्प्लेसमेंट होता है, अब डिस्प्लेसमेंट जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है, या प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, या हाइट डिफरेंस की वजह से हो रहा है, या वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो जब आपका डिफरेंस पाया जाता है तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जब वेट राइज करता है तब वर्क को कंसीडर करते हैं। कई तरह का वर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है आपका मैकेनिकल वर्क। आपका मैकेनिकल वर्क में हम लोग बोलते हैं वेट को राइज कर रहा है। मैंने कई तरह का वर्क कहा था, तो जैसे मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस भी हो सकता है ना, रोजीएच निकलता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का डिफरेंस है, प्रेशर एनर्जी जब आपका रहेगा तब आपका निकल जाता है पोटेंशियल, इस तरह का कई सारा एनर्जी। ठीक है, चलिए चलिए ये सब हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ नंबर में, अ स्टेशनरी सिस्टम कांट ट्रांसफर वर्क बट कैन हीट ट्रांसफर हीट। मतलब कहा क्या, कोई रुका हुआ कोई बॉडी है ना जिसका कोई काम धाम नहीं है, वो मेरा कांट ट्रांसफर वर्क को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन हीट को आराम से ट्रांसफर कर सकता है। चलिए अहमद बोल रहे गुड सेशन, थैंक यू सो मच डियर। क्या मैं बात कर रहा हूं जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूं, तो मैं तो इंसान हूं, मैंने खाना पीना खाया, तो मैं तो हाथ भी मूव करा तो वर्क डन ही कहलाएगा। कहने मतलब है कोई भी लोहा है इस तरह रख दो तो वो हीट आराम से ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? रेडिएशन के थ्रू धीरे धीरे गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, हीट ये हो सकता है। लेकिन ये बॉडी को रखा हुआ है और कुछ भी नहीं करवा रहे हो तो ये मशीन कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मशीन के लिए बहुत ही तामझाम आपको करना पड़ेगा। ये मशीन चलना चाहिए, इसका चार्ज होना चाहिए, इसका अच्छा फंक्शन होना चाहिए, समझ गए, स्क्रीन काम करना चाहिए, उसका अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, मतलब कई सारा तामझाम तक जाके फोन चलेगा। वो कहा गया हीट तो कोई भी देख लो, पत्थर भी आपका गर्म हो जाता है। और लास्ट आपका क्या होता है अंतर, अगर मैं बात करूं हीट एंड वर्क के बीच में, तो कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट कैन बी डन विद अ सिंगल प्रोसेस। मैंने कहा सिंगल प्रोसेस से आप हीट को प्रोड्यूस कर सकते हो। सिंपल हाथ को रगड़ो, हीट प्रोड्यूस हो गया, आप फूको, हीट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन बट उसी हीट से, उसी लो एनर्जी से अगर आपको वर्क बनाना है ना, तो आपको कंप्लीट साइकिल का जरूरत पड़ता है, जैसे ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल, कई सारा जो जितनी भी साइकिल होता है ना, डुअल साइकिल, हर हजारों साइकिल जो था, सबका साइकिल में कई सारा प्रोसेस देखते हैं, तब जाके काम बढ़ता है। या फिर ऐसे नॉर्मली आप समझना चाहते हो, देखो बाइक चलाते हो तो बाइक क्या कर लगता है, बाइक के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है। आप पहले पैसा लगा के मशीन खरीदा है, मशीन में कितना इंजीनियर काम किया, उसके बावजूद भी आपको वहां पे फ्यूल डालना पड़ेगा, एक्सीलेटर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्फ देके, फिर एक्सीलेटर देना है, गियर भी चेंज करना है, इंजन को ध्यान भी रखना, समझ रहे कितना मेहनत करना पड़ रहा है उसी हीट का, उसी फ्यूल से हीट देके आपको वर्क डन करवाने के लिए कितना आपने प्रोसेस का काम करा, कितना काम करा, समझ गए। तो दैट इज दी सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन दी हीट एंड वर्क। बताइए क्या यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या बोला गया चंदन के द्वारा? सर एनी एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू, अच्छा पॉइंट टू, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रियल लाइफ का मैं बता देता हूं, आपका फ्यूल, आपका बाइक, आप बाइक या कार चलाते हो तो वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। पहले आपको समझाता हीट वाला, आपने फ्यूल में डाला 1 लीटर तेल, 1 लीटर तेल का जितना हीट बनता है ना, उस हीट को कंप्लीटली यूज आप नहीं कर पाते हो। वाई? बिकॉज वो कुछ ना कुछ आपका इंजन गर्म होता तो वो वेस्ट हो जाता। अब बात करते हैं वर्क को कंप्लीटली हम लोग अगर क्या हीट में बना सकते हैं, कर सकते हो। वर्क जैसे कि, वर्क जैसे मैं कैसे बोलूंगा कि आपका आपका व्हील जो चल रहा है, तो व्हील जितना चला वो कंप्लीट वो हीट प्रोड्यूस उतना करेगा जितना फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं आप बोलेंगे कि एक मेरा मोटर है, मेरे पास एक मेरा एक बैटरी है, एक मेरा क्या बैटरी है, बैटरी में सर ना, बैटरी से हम लोग ना एक पंखा को 10 बार चलवा सकते हैं, या फिर बोल सकते हो कि 1000 रोटेशन करवा सकते हैं। कितना रोटेशन करवा सकते हैं? 1000 रोटेशन करवा सकते हैं, है ना। 10,000 रोटेशन मान लेते हैं, 10,000 रोटेशन करवा सकते हैं। तो मेरे अंदर यहाँ पे क्या है, वर्क मान लो है, तो इस वर्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन करवा के इससे हीट हम लोग पूरा प्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरा प्रोड्यूस। या मेरे अंदर मान लो एनर्जी आ गया, है ना, एनर्जी आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, कंप्लीटली हीट, अपना काम, अपना जितना भी एनर्जी है ना, तो हीट प्रोड्यूस करने में जब तक हम थकेंगे नहीं तब तक हीट में प्रोड्यूस कर सकता हूं, पूरा कंप्लीट में कन्वर्जन कर सकता हूं उसको। ठीक है, वही कहानी, मतलब हीट को प्रोड्यूस करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मेरे अंदर का जितना एनर्जी है मैं पूरा जिम करूंगा, जब तक मेरा हीट बहते रहेगा, हीट आते जब तक मैं थक के मर ना जाऊं तब तक हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो कंप्लीटली मैं अपना 100% एनर्जी जो है ना उससे हीट को प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन वो हीट से
फिर से मैं अगर बोलूंगा ना कि उससे मैं काम कर लूं, मेरे अंदर का एनर्जी आ जाए, वर्क आ जाए, तो बड़ा डिफिकल्ट है, फिर खाना पीना खाना बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? एनीथिंग एल्स? सर फिर से बताइएगा, हाउ मेनी स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड? लो, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए केवल और केवल आपका एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है? क्या होता है? केवल एक। इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आपका केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, सिंगल। लेकिन इन केस ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे तो दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक होता है सीपी, एक होता है सीबी। क्यों? सिंपल सा आप लोग ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर वेरी करता है, थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड में कोई अंतर नहीं होता। टेम्परेचर बहुत नहीं कि सर मैं 400-500 डिग्री तक गर्म कर दिया, तब तो अंतर देखने को मिलता है। थोड़ा अंतर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री अगर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रेशर वॉल्यूम पे। लेकिन वहीं अगर गैस का बढ़ाते हो थोड़ा सा भी टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर चेंज करने से आपको बहुत ही रैंडम चेंज देखने को मिलेगा प्रेशर वॉल्यूम का। दैट्स वाई दो स्पेसिफिक है, मतलब हीट पे कितना चेंज क्या क्या हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम पे, तो वो हम लोग देखे भी है ना। तो ये चीज दोनों चेंज होता है मेरा, तो वही यहाँ पे कहानी था। चलिए समझ गए, वेरी नाइस, ओके समझ गए। ये सुलभ शक्ति शक्ति का क्वेश्चन था, क्लियर आपको हो गया डियर? अब सारे स्टूडेंट जितने को समझ आया, नहीं समझ आया, 13-15 बच्चे लाइव हैं, सारे बच्चे एक बार बोलो कि यस सर क्लियर हो गया, ताकि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ सभी चीजें समझ आया। क्या बोलेगे सर? इन लिक्विड सॉलिड में सीपीएन सीवी नहीं नहीं, केवल मैं केवल, क्योंकि वहां पे देखो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दो चीज चेंज कर रहा था, इसलिए मैंने कहा सीपीएन सीवी। वहां केवल एक स्पेसिफिक हीट, जो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि 1 kg गैस के, है ना, या 1 kg मान लो लिक्विड और बात करेंगे तो 1 kg लीटर या 1 kg मास के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उसी को स्पेसिफिक, दैट्स इट। वो किसी दो चीजें डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दो कि गैस के केस में ना हीट ट्रांसफर मेरा दो तरीके से करता है, कांस्टेंट प्रेशर के तरीके से, कांस्टेंट वॉल्यूम के तरीके से। सॉलिड लिक्विड में सिंपली वो मास के बेसिस पे जज कर लेता है कितना मास है, 1 kg मास के 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने में कितना हीट चाहिए। वो किसी और दो चीज में डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर है या वॉल्यूम है, उन सभी चीज में डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गैस यहाँ पे हम लोग लेके चलते हो, गैस नहीं था, ठीक है? तो सीपी नहीं, केवल स्पेसिफिक हीट होता है, समझ गए? चलिए ओके, वेरी नाइस, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कोमल बोला गया क्लियर टुडे सर, वेरी गुड डियर। अश्वनी बोले यस सर क्लियर है, थैंक यू सो मच डियर। निशांत बोले क्लियर है सर। कुमार बोला यस सर क्लियर। सरिका बोली यस सर क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अहमद बोल रहे क्लियर सर, ओके ओके। शुभ लक, चलिए चंदन यस सर क्लियर है, ओके डियर ओके। सुलभ शक्ति यस सर, ओके। थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट को, गुड नाइट डियर स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा करता हूं हमेशा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल कुछ और न्यू चीजों के बारे में समझेंगे, हर एक क्लास में मैं स्पेसिफिक टर्म लेके आता हूं, टॉपिक लेके आता हूं, उसको क्लियर कराता हूं, ताकि आप हर क्लास में कुछ चीजें सीख के जाए, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। पीडीएफ नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और जैसे ही अभी देखो ये पूरा फर्स्ट फ्लो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन के बारे में मत बोलिएगा, क्योंकि आधा अधूरा टॉपिक के बाद क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ आपका आने वाला है नहीं, पूरा कंप्लीट करवाएंगे तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।